दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेक्सी रनर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज एवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 लेके आया हूं, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसके अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं जिसमें एवीएस से प्रश्न पूछा जाता है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों बीपीएससी परीक्षा के लिए भी आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शुरू से अंत तक दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दोस्तों आ चुका है। अब इस प्रश्न को देखिए क्या पूछ रहा है कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है। ऑप्शन एक है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा और अपने आप की जो तैयारी है उसको भी चेक करिएगा कि आपके द्वारा कितना प्रश्न जो है वो सही किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा कि तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है आंध्र प्रदेश है, केरल है और कर्नाटक है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे दोस्तों प्रश्न संख्या नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। इसको देखिए, कह रहा है कि किस राज्य में झूम कृषि की प्रथा सामान्य है। मतलब किस राज्य में झूम की कृषि की जो प्रथा है वो समान रूप से की जाती है। उड़ीसा, मिजोरम, बिहार, उत्तराखंड। तो झूम की खेती दोस्तों कहाँ पे की जाती है? मिजोरम में झूम की खेती जो है वो की जाती है। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या पूछा है। सभी प्रश्न दोस्तों छोटे हैं लेकिन परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, कुडुख भाषा में तोरांग का क्या अर्थ है? कुडुख भाषा में तोरांग को क्या कहा जाता है? वन, कृषि, नृत्य या संस्कृति। तो तोरंग को क्या कहते हैं दोस्तों? वन कहा जाता है। किस भाषा में? कुडुख भाषा में। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिल गई थी? अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, ए.के. बनर्जी, सुंदर लाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन के किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? तो सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिल गई थी। ठीक है, चिपको आंदोलन में दोस्तों वृक्षों से चिपक के वृक्षों की रक्षा की गई थी। चिपको आंदोलन की जो घटना घटित हुई थी ये कहाँ के थी दोस्तों? उत्तराखंड की। कहाँ पे? उत्तराखंड की घटना थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों। प्रश्न नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर नेक्स्ट है। कह रहा है कि वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? लंगूर, स्लॉथ, कुत्ता या बाघ। तो वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है? तो होता है दोस्तों बाघ। और बाघ का दोस्तों आप सभी को पता है कि जो बाघ होता है उसकी जो शरीर की बनावट होती है वो कैसी होती है? उसके शरीर पे काली तथा पीली धारियाँ होती है दोस्तों। और बता दें इसकी जो ये अपने कानों के द्वारा उस चीज़ में दोस्तों अंतर कर लेता है। इससे पत्ती पर चलने वाले जानवरों की या वहाँ पे दोस्तों पत्ती के हिलने की ये सब चीज़ों में वो अंतर कर लेता है कि वहाँ कोई जानवर है या नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से बाघ होता है। और जो बाघ होता है अपने इलाके को दोस्तों अपने मूत्र से पहचान लेता है या अपने मूत्र के द्वारा या किसी अन्य के द्वारा पहचान लेता है कि कोई बाघ यहाँ पे आया था कि नहीं। ये सारी दोस्तों जानकारी उसको हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इस प्रश्न का जो राइट जवाब है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 4 है। और यहाँ पे जान लीजिए कि स्लॉथ क्या होता है। स्लॉथ एक भालू जैसा दिखाई देने वाला जानवर होता है जो कि जो 17 घंटे, आपको बता दें कि स्लॉथ जो होता है 17 घंटे पेड़ की शाखा से उल्टे लटक के सोता है। और सबसे खास बात ये होती है कि जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्तियां और टहनियों को खाता रहे। पूरे लाइफ टाइम में दोस्तों सिर्फ 8 पेड़ों के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और सभी प्रश्न दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? जनवरी से लेकर मार्च तक, अप्रैल से लेकर जून,
जुलाई से लेकर सितंबर तक, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक। तो बिहार के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन करने का जो सबसे उपयुक्त समय माना गया है वो है कि अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो मंथ होता है सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि मधुमक्खियों का अंडा देने का समय यही होता है। ठीक है, और मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडा देने का काम करती है, और ढेर सारी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं जो कि मधुमक्खी के छत्ते के लिए बहुत सारा काम करती हैं, रस ढूंढती हैं, छत्ते का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, सभी प्रश्न देखिएगा। ठीक है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और अपने आप की तैयारी भी चेक करिएगा कि आप कितना प्रश्न सही कर पा रहे हैं। तो वर्ली एक पारंपरिक कला है, वर्ली स्थान राज्य में है। वर्ली एक पारंपरिक क्या है, कला है, जो कि कहाँ की है दोस्तों। वर्ली स्थान कहाँ पे है, उड़ीसा में, राजस्थान, बिहार या महाराष्ट्र में। तो वर्ली कहाँ है दोस्तों, महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेगिस्तान ओके नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पत्तों की जगह कांटे होते हैं, इसकी उथली जड़ें होती हैं, ये अपने स्तंभ में जल संग्रहित करता है, यह 3 मीटर से अधिक लंबा होता है। दोस्तों आपको बता दें कि रेगिस्तान ओके जो वृक्ष होता है इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बता दें इसके पत्तों की जगह इसमें कांटे ज़्यादा होते हैं और अपने स्तंभ में जल को संग्रहित करता है, और यह 3 मीटर से अधिक लंबा होता है। तो इसमें उथली जड़ें होती, यही दोस्तों इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और इस प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि मधुबनी चित्रकला बनाने के लिए कलाकार उपयोग करते हैं। तो मधुबनी चित्रकला की अगर बात की जाए तो मधुबनी चित्रकला कहाँ की चित्रकला है दोस्तों, बिहार की चित्रकला है। और इसको बनाने के लिए जो चित्रकार होते हैं वो किस चीज़ का उपयोग करते हैं, विशेष रूप से बनाए गए पोस्टर रंग का, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता के फाइबर रंग का, चांदी और सोने को घोलकर बनाया गया रंग, चावल के पाउडर का रंगीन घोल। बिल्कुल सही दोस्तों, चावल के पाउडर का रंगीन घोल बना के इस पेंटिंग को करने के लिए उपयोग करते हैं चित्रकार। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है कि जो जानवर रात में जागते हैं वे वस्तुओं को किस रूप में देखते हैं। अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि जो जानवर रात में जागते हैं वो वस्तुओं को किस रूप में देख सकते हैं। सभी रंगों में, केवल काले और सफ़ेद रंगों में, केवल हरे रंगों में, तो केवल लाल रंगों में। तो जो जानवर रात्रिचर होते हैं वो वस्तुओं को केवल काला और सफ़ेद रंग में देखते हैं। जैसे उल्लू होता है, रेगिस्तानी सांप होता है, सभी क्या होते हैं दोस्तों, रात्रिचर होते हैं, जो कि केवल काले और सफ़ेद रंगों में ही देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और अच्छा प्रश्न है ये भी कि सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है। अक्साई चीन के पूर्व में, लेह के पूर्व में, गिलगिट के उत्तर में, नुब्रा घाटी के उत्तर में। तो सियाचिन हिमनद जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो नुब्रा घाटी के उत्तर में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, और अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है। रॉबर्ट पियरी है, एमंडसन है, टास्मान है, जॉन कैबोट है। तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, रॉबर्ट पियरी था। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, सभी प्रश्न छोटे हैं, छोटा देख के दोस्तों इनको गलती मत करिएगा, ये भी प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के से बहुत ही ज़्यादा। वायुमंडलीय ओजोन का अधिकतम भाग वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है। वायुमंडल में दोस्तों विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं, समताप मंडल, थर्मोस्फीयर, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल। तो वायुमंडलीय ओजोन जो होता है, ओजोन का अधिकांश भाग किस पे पाया जाता है, समताप मंडल पे, थर्मोस्फीयर पे, मध्यमंडल या क्षोभ मंडल पे। तो किस पे पाया जाता है, समताप मंडल पे। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सा मंडल ऐसा है जो कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। तो क्षोभ मंडल जो होता है पृथ्वी तल के सबसे नज़दीक पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि मृत सागर क्या है। एक समुद्र जिसका जल विषैला है, एक समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों में सबसे अधिक खारा होता है, एक समुद्र जिसमें उच्च और निम्न ज्वार बहुत बार आते हैं, एक समुद्र जिसमें जहाज़ों का चलना खतरनाक है। तो मृत सागर क्या होता है, ऐसे सागर, ऐसे समुद्र जो सभी महासागरों और समुद्रों से भी ज़्यादा क्या होता है, खारा होता है। अगला प्रश्न,
प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों कि कपकपी के साथ तेज बुखार जिसका इलाज सिकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, आंत ज्वर, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू। तो कपकपी के साथ तेज बुखार किसका लक्षण होता है? मलेरिया का, जिसका उपचार जो होता है सिकोना पेड़ की जो छाल होती है उससे किया जाता है। मलेरिया जो होता है ये मच्छरों के काटने से फैलता है। किसके? मच्छरों के काटने से फैलने वाला रोग है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे, और प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, अच्छा प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पूछा हुआ प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन आपको बताना है कि यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह नेपाल का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह भारत का हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 9850 मीटर है। यह तिब्बत का एक हिस्सा है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितना है? 9850। तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट जो है इस किसका हिस्सा है? नेपाल का हिस्सा है, और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और इसकी जो चोटी की ऊंचाई है 8900 मीटर है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा कि यह किसका हिस्सा है? नेपाल का हिस्सा है, और इसकी चोटी की ऊंचाई कितना है? 8900 मीटर है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा, पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक हो उसमें जो भाषा प्रयुक्त की जा रही हो कैसी हो? तकनीकी और औपचारिक होना चाहिए, बच्चों की रोजमर्रा की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, बच्चों को समझना संक्षिप्त और कठिन होना चाहिए, परिभाषाओं पर जोर देने के साथ औपचारिक होना चाहिए। दोस्तों पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो भाषा प्रयुक्त की जा रही है ऐसी भाषा का प्रयोग हो जो बच्चों की रोजमर्रा की भाषा, जो बच्चे रोज की भाषा में बोल चाल रहे हैं दोस्तों, उस भाषा से रिलेटेड होनी चाहिए या उस भाषा से संबंधित होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब, ताकि बच्चा जो है उस चीज को आसानी से समझ सके। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 खाद्य पदार्थों का ऐसा समूह कौन सा है जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पहला है पालक, गुड़, आंवला, पालक, आंवला, टमाटर, गुड़, बंद गोभी, आंवला, पालक, प्याज और टमाटर। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 3 खाद्य पदार्थों का समूह कौन सा है जिसमें लौह तत्व जो है, जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, लौह तत्व, और उसको प्राप्त मात्रा में किसमें पाया जाता है? पालक, गुड़ और आंवला में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक किसान अनाज को भूसी से अलग करना चाहता है, यह किस प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है? थ्रेशरिंग, छानने से, कटाई से, हाथ से चुनना। तो एक किसान जो है अनाज को भूसी से अलग करना चाहता है तो उसके लिए क्या यूज करेगा? थ्रेशरिंग का उपयोग करेगा। और काटने के लिए दोस्तों विभिन्न प्रकार की मशीनें आ गई हैं, उससे कटाई करेगा। या हसुआ होता है दोस्तों, उस सब चीज़ों से कटाई किया था। ठीक है, और हाथ से चुनना, अगर अनाज है तो उसमें कोई दोस्तों जैसे ईंट के टुकड़े हैं या कुछ अनाज के टुकड़े रह गए हैं, उनको अलग करने के लिए हाथ से चुना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां के लोग नारियल और टेपिकोया को अपने घर के आंगन में उगाते हैं और इन दोनों का उपयोग करके अपना स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। यह राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है या तेलंगाना है? तो यह राज्य कहाँ पे, जहाँ पे लोग अपने घर के आंगन में नारियल और टेपिकोया को उगाते हैं, तो कहाँ का राज्य है? केरल है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे पूछा है कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाना चाहिए? स्पेशली भारी वर्षा वाले कौन क्षेत्र है? असम है। तो वहाँ के लोगों को अपना घर कैसे बनाना चाहिए? बांस के घर, बांस के खंभों पर ढालू छत वाले घर, मिट्टी और फूस के घर और सपाट छतों वाले लकड़ी के घर। दोस्तों आपको बता दें कि असम है जहाँ पे भारी वर्षा होती है और घर के डूबने की संभावना होती है, इसलिए वहाँ पे जो भी घर बनाए जाते हैं वो बांस के खंभों पे बनाए जाते हैं और उनकी जो छतें होती हैं ढालू होते हैं, ताकि जो पानी है वो छत पे रुके न। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि वह स्थान जो कि दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है
स्थानीय लोगों में का कारण होता है। दोस्तों वह स्थान जहाँ पे दीर्घकालीन के लिए बाढ़ आ जाती है या बाढ़ से वो एरिया जो है प्रभावित हो जाता है, वहाँ के स्थानीय लोगों का क्या होता है, वो पुनर्वास कर जाते हैं, विस्थापन होता है, प्रत्यावर्तन होता है या पुनः स्थापना होती है। तो वहाँ के लोगों में क्या हो जाता है, विस्थापन का कारण होता है। मतलब वो ये लोग एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर चले जाते हैं काफ़ी दिनों के लिए, ठीक है। उसे क्या कहता है, विस्थापन कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेत के टीले कहाँ पाए जाते हैं, अफगानिस्तान, इंग्लैंड में, उज्बेकिस्तान या बांग्लादेश में, बर्लिन या राजस्थान में, आबू धाबी या अफगानिस्तान में। तो रेत का टीला कहाँ पाया जाता है, आबू धाबी और अफगानिस्तान में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। और सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं, हमेशा मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि सभी प्रश्न जो हैं अच्छे हैं। दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, 30 सितंबर को, 21 जून को, 29 अगस्त को या 4 जनवरी को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 29 अगस्त के दिन इसको मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा रहा है कि हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है, आय में सबसे बड़ा नर हाथी, आय में सबसे बड़ी मादा हाथी, युवा मादा या युवा नर। तो हाथियों के झुंड का जो मुखिया होता है कौन होता है, आय में सबसे बड़ी जो मादा हाथी होती है वही पूरे झुंड का मुखिया होती है और उसका नेतृत्व करती है। झुंड में दोस्तों आपको बता दें कि झुंड में कितने लोग शामिल होते हैं, 10 से 12 लोग होते हैं, हाथियाँ होती हैं और उसमें बच्चे को मिला के 10 से 12 लोग शामिल होते हैं। जब हाथियों के बच्चे की उम्र होती है 14 से 15 साल तो झुंड को छोड़ के अलग हो जाते हैं। और इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, इसको देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, चेरापूंजी, गंगटोक, शिलांग या मौसिन राम। ठीक है, मौसिन राम जिसको बोलते हैं वो है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, मौसिन राम में सबसे ज़्यादा वर्षा मौसिन राम में होता है और इसी वर्षा के लिए स्थान बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल जनित रोग है, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, हैजा, क्षय। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा जल जनित रोग होता है, जल से फैलने वाला रोग कौन सा होता है दोस्तों, हैजा होता है। किससे फैलता है दोस्तों, जल जनित रोग होता है। और मलेरिया रोग जो होता है मच्छर के काटने से फैलता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अपने तैयारी दोस्तों चेक जरूर करिएगा कितना प्रश्न आप कर पा रहे हैं। पृथ्वी की सतह का हिस्सा भूमि से, पृथ्वी का कितना भाग जो है, पृथ्वी का सतह कितना हिस्सा भूमि है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर कितना हिस्सा भूमि है और कितना हिस्सा जो है जल से ढका हुआ है। दोस्तों आप सभी को पता है कि जल से ढका हुआ हिस्सा कितना है, 71% है, जो कि किससे ढका हुआ है, जल से। और स्थल का भाग कितना है, 29% जो है वो क्या है, आपका स्थल है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है, पीपल, अमरबेल, अंगूर या मनी प्लांट। तो इसमें से परजीवी जो कि दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए, उसे क्या कहते हैं, परजीवी कहा जाता है। इसमें जो अमरबेल पौधा क्या है, परजीवी है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल जो नहीं पाया जाता है, इस कारण ये अपने भोजन का निर्माण जो है नहीं कर पाते हैं और ये दूसरे के ऊपर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के पेट में अमाशय रस होता है और भोजन के पाचन में सहायक होता है। अमाशय रस जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अमाशय रस कैसा होता है, उदासीन होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है या उभयधर्मी होता है। तो मनुष्य के पेट में अमाशय रस पाया जाता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है।